गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हैं चैप्टर फेडरलिज्म के साथ में क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। और ये भी आपको बता दें कि फेडरलिज्म का ये दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फेडरलिज्म पार्ट 2। तो आइए कुछ जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। खास करके भारत जैसे देश में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत में राज्यों को कई सारी उन्मुक्तियां दी गई हैं। विशेष करके जैसे प्रारंभ में शुरू में जब आम चुनाव हुए 1952 में, जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद में खास करके राज्य में और केंद्र में जब एक ही प्रकार की सरकारें थी तो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, क्योंकि राज्यों को पूरे अधिकार उनके हिसाब से नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फेडरलिज्म में इसलिए नहीं भारत में अच्छे से चल रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न तो है ही है, साथ ही साथ फेडरलिज्म हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, मतलब हमारी लोकतंत्र की आत्मा है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अधिकार देने की बात की गई है या पावर शेयरिंग की बात की गई है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जब देश आज़ाद हुआ तब सिर्फ 11 स्टेट्स थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे लगभग 552 के आसपास में, लेकिन 11 स्टेट्स के बाद में आज आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 11 से 28 में हम किस तरीके से बढ़ते चले गए नंबर्स के हिसाब से। तो 1956 में सबसे पहले फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया गया। कमेटी का मुख्य कार्य यह था कि स्टेट्स को किस तरीके से पुनर्गठित किया जाए। तो रिकमेंडेशन के हिसाब से भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। और सबसे पहला स्टेट आया तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु बोले जाने वाले प्रदेश के रूप में आंध्र प्रदेश का अस्तित्व आया 1956 में। इसी तरीके से भाषा के आधार पर कई राज्य बने। पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वाले के लिए हरियाणा। इसी तरीके से बम्बई प्रांत का भी डिवीज़न हुआ। बम्बई प्रांत को भी गुजराती बोलने वाले लोगों को गुजरात और मराठी बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र में विभक्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स उभर करके सामने आए, अर्थात भाषा के क्षेत्र में हमने मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को उन्मुक्तियां दी। अब हम आते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी। आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 1500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यदि कई सारी भाषाओं को एक में मिला दिया जाए सिमिलरिटी के आधार पर, तो भी भाषाओं की संख्या बनती है 140। क्या इतनी भाषाएं कम हैं? ये किसी भी विश्व के किसी भी देश में बोली जाने वाली भाषाओं के मामले में भारत का स्थान नंबर 1 है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इतनी सारी विविधता होने के बाद में क्या भाषा के आधार पर पावर शेयर नहीं किया जाना चाहिए? स्टेट्स में किया भी गया। हालांकि उस समय हमारे पॉलिसी मेकर्स को यह डर था कि यदि हम भाषा के आधार पर स्टेट का पुनर्गठन करेंगे तो कहीं ये स्टेट ऑटोनॉमी का डिमांड ना करने लगे, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी का डिमांड न करने लगे। लेकिन मैं बताऊं, वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस साबित हुआ, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर शेयर करने का अधिकार लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से मिला। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में, मतलब हमारे 8th शेड्यूल में यह प्रावधान किया गया है कि 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है। हिंदी के अलावे 21 लैंग्वेजेस को वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है, अर्थात मान्यता दी गई है। मतलब आप हिंदी का प्रयोग यदि नहीं जानते हैं तो आप इन भाषाओं का प्रयोग अपने राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप कर सकते हैं।
तो ये हुआ लैंग्वेज पॉलिसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग राज्यों को उनके हिसाब से लैंग्वेज प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की। कोलिशन गवर्नमेंट, अब ये भी कहीं ना कहीं संघवाद की प्रक्रिया को आगे लेकर के चलता है। आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में बहुमत न मिलने की स्थिति में सरकार बनाती है तो इसे हम गठबंधन सरकार या कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। कोalition गवर्नमेंट का दौर 1991 के बाद शुरू हुआ, जब केंद्र में किसी भी एक दल को मेजॉरिटी नहीं प्राप्त होता था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सेंटर में जो सरकार बनी वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की, दूसरे राज्य सरकारों की सहायता से या कोalition से या दूसरी जो मान्यता प्राप्त दल थे या जो दूसरी रीजनल पार्टीज थी उनके सहयोग से सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं उस रीजनल पार्टी को भी केंद्र में आने का मौका मिला और वो प्रादेशिक सरकारें भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से पॉलिसी निर्माण में भागीदार रहीं। तो ये फ़ायदा हुआ कोalition गवर्नमेंट का। यूपीए और एनडीए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद में सेंटर स्टेट रिलेशन। अब शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो केंद्र और राज्य दोनों में एक ही राजनीतिक दल की सरकार थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया राज्यों में दूसरी राजनीतिक पार्टियों की भी सरकारें बनती गई। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कई बार संविधान के धारा 356 का प्रयोग करके कई सारे राज्य सरकारों को ख़त्म कर दिया, हटा दिया या उनको वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा दिया। तो ये राज्य के लिए प्रयोग में संघवाद कहीं ना कहीं वहाँ पर असफल था, अर्थात फेडरल सिस्टम पर एक सीधा सा प्रहार था कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का बेजा प्रयोग करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती थी या हटा देती थी। तो इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन कहीं ना कहीं खराब हुए और संघवाद पर भी एक प्रहार हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर यह फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अकारण बिना किसी कारण के केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती है। तो राज्य में जो सरकारें बनी रहीं वो अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करती रहीं, तो इससे केंद्र राज्य संबंध भी मजबूत हुए और फेडरलिज्म को भी बढ़ावा मिला। आगे हम देखते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। ऑलरेडी हाँ हम लोग इसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स में पढ़ चुके हैं कि 1500 से ज़्यादा भाषाएं देश में बोली जाती हैं और उन हर भाषा को अपने हिसाब से इम्यूनिटी दी गई है, उनको स्वच्छंदता दी गई है। इसके बाद आते हैं सबसे मेन जो पॉइंट है यहाँ पर, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं 1992 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह प्रावधान था संविधान के अनुच्छेद 40 में अर्थात आर्टिकल 40 में यह क्लियर कट प्रोविज़न था कि भारत सरकार ग्राम पंचायत की व्यवस्था करेगी। हालांकि उसके बाद उस समय तो ग्राम पंचायत की स्थापना नहीं हो पाई थी जब संविधान बना था, लेकिन धीरे धीरे 1957 के राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन हुआ और धीरे धीरे यह व्यापक रूप लेने लगा। लेकिन 1992 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हुआ जिसके तहत ग्राम पंचायत को अब अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि फेडरलिज्म के पहले हिस्से में जब हमने चर्चा की थी तो आपने ये जाना था कि फेडरलिज्म भारत में त्रिस्तरीय है, अर्थात ट्री टायर के रूप में वो काम करती है। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल बॉडीज़ तो या लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट से पार लोकल बॉडीज़ या लोकल स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट को वो पावर दे दिया जाता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट
को इम्प्रूव करने की जो व्यवस्था हुई वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से 1992 में हुई, जिसमें विकेंद्रीकरण किया गया। इसको हम कहते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसकी प्रोसेस को आप देखेंगे कि भारत को गांव या शहर के रूप में बांटा गया है, हम उसे ऐसे देखते हैं। तो ग्राम पंचायत, सबसे पहले विलेज में विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत का गठन होना माना गया। ये सबसे छोटी यूनिट है, एक प्रकार की पॉलिटिकल यूनिट की या पॉलिटिकल कार्यवाही की सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर होता है ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत में चुनाव होता है, गांव को कई सारे वार्ड में बांट दिए जाते हैं और हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है। ये सारे मेंबर पंच कहलाते हैं। ये सारे मेंबर आपस में से ही एक मुखिया का चयन करते हैं या एक प्रधान का चयन करते हैं। तो ये हुआ ग्राम पंचायत की व्यवस्था। कई सारे ग्राम पंचायत के सदस्य आपस में मिलकर के पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से कई सारे पंचायत समिति आपस में मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करते हैं। तो ये हुई एक गांव के ग्राम पंचायत की व्यवस्था। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था की जाती है। अब म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था छोटे शहरों में की जाती है, बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष मेयर कहलाता है। मतलब बड़े शहर के जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वार्ड मेंबर अपने में से ही एक मेंबर का चुनाव करते हैं, जिसको अध्यक्ष भी कहा जाता है, कई जगह चेयरपर्सन भी कहा जाता है और कई जगह उनको मेयर भी कहा जाता है। तो छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी और बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हम आते हैं इस बात पर कि क्या वास्तव में ग्राम पंचायत किसी समस्या से जूझ रही है या क्या हम डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस में अच्छे तरीके से नहीं ला पा रहे हैं, या क्या डिसेंट्रलाइजेशन के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो हाँ, वास्तव में इसे यदि देखा जाए तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से हर 5 वर्ष में ग्राम पंचायत का चुनाव होना निश्चित किया गया है। साथ ही साथ 1/3 महिलाओं को इसमें आरक्षण भी देने की बात की गई है। ये वास्तव में मूलतः स्वशासन की प्रक्रिया के पर आधारित है। जैसे महात्मा गांधी ने एक स्वशासन का सपना देखा था, मतलब हम अपने ऊपर स्वयं शासन करना सीखें। मैं आपको बता दूं कि भारत में ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 36 लाख के आसपास में है। मतलब किसी भी एक यूरोपीय कंट्री या किसी भी एक देश की जनसंख्या के लगभग बराबर, बड़े देश की जनसंख्या के लगभग बराबर। मतलब 36 लाख लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से चुन करके आते हैं और लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं। तो ये थर्ड टायर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी समस्याओं को लोकल बॉडी के ही सामने रख सकते हैं, मतलब स्थानीय सरकार के ही सामने रख सकते हैं। जैसे हमारे घर के सामने की सड़क पर यदि सफाई नहीं हो रही है, या नाली चौक हो गया है, या सड़क में कहीं बीच में गड्ढे हो गए हैं, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हम केंद्र सरकार की ओर गुहार नहीं लगाएंगे, बल्कि हम अपने नगर पालिका, नगर निगम या फिर विलेज पंचायत के माध्यम से इस समस्या को समाधान करेंगे। और विलेज पंचायत जितने अच्छे तरीके से, लोकल बॉडी या स्थानीय सरकार जितने अच्छे तरीके से हमारी समस्या को जान सकती है, उतने अच्छे तरीके से राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन समस्या के बारे में नहीं जान सकती है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का जो थर्ड टायर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टायर है। अब हम आते हैं कुछ समस्याओं के बारे में। विलेज पंचायत में कई बार ऐसा देखा गया है कि विलेज पंचायत के लिए किसी कारणवश रेगुलर चुनाव नहीं होता है। खास करके ग्राम सभा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक गांव के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ग्राम सभा की भी बैठक रेगुलर नहीं होती है। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार साल में कम से कम 2 या 3 बार ग्राम सभा की बैठक होनी अनिवार्य है, जहां पर बजट पर फैसले लिए जाते हैं, जहां पर ग्राम पंचायत के लिए बजट बनता है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के पास में
संसाधनों का भी अभाव है, कई सारे रिसोर्सेज की कमी है, जैसे उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तात्कालिक जो सुविधाएं हैं वो ग्राम पंचायत को संसाधनों के अभाव की वजह से नहीं मुहैया कराई जा सकी है। तो और ख़ास करके एक चीज़ मैं और बता दूं कि कई राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% तक का आरक्षण किया है ग्राम पंचायत के चुनाव में, लेकिन वास्तव में सारी महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाती हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके तरफ से, महिलाओं की तरफ से जो फैसले होते हैं उनके पति लिया करते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में कई जगह पे आप प्रधान पति लिखे हुए गाड़ियों को देख सकते हैं, मतलब कि इनकी पत्नी प्रधान है और वो प्रधान पति के रूप में उन सारे सुख सुविधाओं को अवेल करते हैं। तो भारत में ग्राम पंचायत कुछ समस्याओं से भी जूझ रही है और हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में हम देखते हैं कि ये लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि इसमें पावर शेयर किया जाता है, इसमें से 3 टायर गवर्नमेंट भारत में है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पावर दिया जाता है या पावर शेयर किया जाता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।